हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है। हालांकि मैंने अभी मेरे चैनल पे सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर के सब लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के ये चैप्टर बाद में लिया है क्योंकि सबको आता है, 11th स्टैंडर्ड से पढ़ के आ रहे हैं। 11th स्टैंडर्ड में आपने देखा फाइनल अकाउंट किसका, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का। अभी यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में आप पार्टनरशिप फर्म का देख रहे हैं। आता है सबको, लेकिन कुछ बेसिक बेसिक चीजें होती है। बहुत से बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस डालने हैं। एक तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में डालते हैं, नहीं तो P&L के डेबिट में। लेकिन सबको पता है कि डेबिट में एक्सपेंसेस डालते हैं, क्रेडिट में इनकम्स डालते हैं, लेकिन कौन से एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में डाले, कौन से एक्सपेंसेस P&L में डाले, इसके लिए बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है। इसीलिए मैंने सोचा ये बाद में डालूंगी वीडियो, और जो ट्रिक्स है वो आपको बताती चलूंगी। अभी आ जाइए, हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। अभी पार्टनरशिप फर्म में फाइनल अकाउंट बनाते टाइम हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, फिर P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सब होता है। अभी यहाँ पे देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट आपको तो मालूम है। यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में हम क्या डालते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पे डायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड में, डायरेक्ट इनकम। फिर P&L बनाते हैं, P&L अकाउंट। डेबिट साइड में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते हैं। क्रेडिट साइड में हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम डालते हैं। ठीक है। अभी फिर आता है बैलेंस शीट। ये P&L, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक है। इसकी ट्रेडिंग की ये डेबिट साइड एंड ये क्रेडिट साइड। लेकिन बैलेंस शीट बनाते वक्त हम डेबिट क्रेडिट नहीं बोलेंगे। लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज एंड ये एसेट। आप ये पहले समझ लो। अभी क्या होता है, आप तो बोलेंगे है ये हमें पता है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनकम डालते हैं ट्रेडिंग में, P&L में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इनकम। लेकिन बहुत से बच्चों को ये दिक्कत होती है कि डायरेक्ट कैसे पहचाने, इनडायरेक्ट कैसे पहचाने। इसके लिए हम देखते हैं, मैं वन बाय वन बताती जाती हूँ अभी। ठीक है, ये 3 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अभी क्या होता है, जो फैक्ट्री होती है रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करती है? मार्केट से, मार्केट से परचेज करती है। फिर रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज किया तो वो फैक्ट्री में जाता है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फैक्ट्री, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। और जो फैक्ट्री से माल कहाँ पे जाता है? गोडाउन में, गोडाउन में जाता है। ठीक है, जो कंप्लीट यूनिट्स है वो जाती है गोडाउन में। फिर एक मिनट, ये गोडाउन नेट ठीक कर लेती हूँ मैं। गोडाउन में जाते हैं। ठीक है, गोडाउन से एक तो वो क्या होता है, शोरूम में चले जाते हैं, जो भी गुड्स है। शोरूम, नहीं तो डायरेक्ट मार्केट में बेच जाता, मार्केट में फिर से जाते हैं फिनिश प्रोडक्ट बन के। ठीक है। अभी हर फैक्ट्री का एक ऑफिस भी होता है, एक ऑफिस भी होता है। ठीक है। अभी क्या होता है, ये फैक्ट्री है, यहाँ तक मार्केट से फैक्ट्री तक गुड्स लाने में जो खर्चे होते हैं, फैक्ट्री तक, फैक्ट्री में क्या क्या खर्चे होते हैं, एक तो क्या है,
जो वर्कर्स काम करते हैं उनको वेजेस देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ का हीटिंग का खर्चा, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री रेंट रहता है, और मार्केट से गुड फैक्ट्री में आ जाते हैं, तो वो जो गाड़ी का जो खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, कैरेज। रॉ मटेरियल जो आता है उसको कैरेज बोलते हैं। फ्रेट देते हैं, कैरेज देते हैं। ये कैरेज जो होता है, अभी ऐसा ये जरूरी नहीं है, मार्केट कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अभी मार्केट से यहाँ पे कैसे लाएंगे फैक्ट्री में, कुछ तो गाड़ी भाड़ा कुछ भी है, अगर बाय वॉट मतलब एयर एरोप्लेन मोड से ला रहे हैं तो बाय एयर ला रहे हैं तो प्लेन का खर्चा, जो भी है ट्रेन से ला रहे हैं तो ट्रेन का खर्चा, गाड़ी का भाड़ा जो भी है, वो जब फैक्ट्री में लाने के लिए जो खर्चा होता है उसको कैरेज बोलते हैं, कैरेज। और ये कैरेज कभी कभी क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस में आपको दिया होता है कैरेज, नहीं तो कैरेज इनवर्ड दिया होता है। सिर्फ कैरेज दिया तो ही यही कैरेज रहता है। रॉ मटेरियल फैक्ट्री में लाने के लिए जो खर्चा होता है उसको कैरेज बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसका प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेशन है, इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और जो फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको वेजेस देते हैं, जो मशीनरी रहती है उसका जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह सब प्रोडक्शन से रिलेटेड रहते हैं, रेंट। फैक्ट मार्केट से फैक्ट्री तक जो भी खर्चे होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं। फिर बाद में गोडाउन, ऑफिस, शोरूम, ये जो पार्ट रहता है उसमें जो खर्चे होते हैं वो जाते हैं पी एंड एल अकाउंट में। अभी यहाँ पे एन नंबर्स ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं। गोडाउन में भी सेम, हम जो इलेक्ट्रिसिटी लग रहेगा, गोडाउन का रेंट रहेगा, शोरूम का रेंट रहेगा, सेलिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एन नंबर ऑफ खर्चे होते हैं। लेकिन बेसिक फंडा क्या है, याद रखना, मार्केट टू फैक्ट्री तक के जो खर्चे होते हैं वो सब ट्रेडिंग में आ जाते हैं। एंड गोडाउन, एक बार प्रोडक्ट बन जाता है वो गोडाउन में शिफ्ट होता है, फिर शोरूम में जाता है, जो भी वॉट एवर उसका जो ये रहता है, वो सब खर्चे कहाँ आ जाते हैं, पी एंड एल में। इतना याद रखोगे तो भी काफी है। और ये बेसिक फंडा है कि याद रखने का कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाएगा और कौन सा पी एंड एल में जाएगा। फिर बाद में हम वन बाय वन सब देखते हैं, ठीक है। अभी आ जाइए आपके टेक्स्ट बुक में। नहीं तो एक मिनट में और एक शॉर्टकट और जो भी है, ज्यादातर खर्चे कौन कौन से होते हैं वही दिखाती हूँ। टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ा ट्रेडिंग अकाउंट की बहुत लंबी लिस्ट दी है, पी एंड एल की लंबी लिस्ट दी है, बैलेंस शीट की। लेकिन बेसिक जो करेंगे तो उससे हम जो भी थोड़ा सा ये डिफरेंस होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते देखेंगे, ठीक है। मैं एक दो ट्रायल बैलेंस के आइटम दे देती हूँ और फिर उसके बेसिस पे आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। अभी एक तो देखो, ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा, फर्स्ट आइटम अभी ये देखो, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड बोले तो ये कहा जाएगा ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। सिर्फ कैरेज दिया, ये भी कहा जाएगा ट्रेडिंग में। लेकिन कैरेज आउटवर्ड दिया, कैरेज आउटवर्ड, तो ये कहा जाएगा पी एंड एल के डेबिट में। अभी ये देखो, कैरेज आउटवर्ड मतलब क्या, प्रोडक्ट तैयार बन के तैयार हो जाते हैं तो वो गोडाउन में शिफ्ट करेंगे, तो जो उसको गाड़ी भाड़ा जो लगेगा वो उसको कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं। आप बेसिकली देखो, फैक्ट्री का गोडाउन उसके नजदीक रहता है, मार्केट भले ही दूर हो, लेकिन गोडाउन तो वो कन्वीनियंस के उसके कन्वीनियंस के हिसाब से रखते हैं। तो जो भी होता है वो नॉमिनल रहता है, इसीलिए वो कहा जाता है पी एंड एल में। इतना याद रखना, फिनिश प्रोडक्ट उसका प्रोडक्शन से कुछ रिलेशन नहीं है। जो फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे वो बाहर निकलते वो जो भी भाड़ा लगेगा वो उसको क्या बोलेंगे, कैरेज आउट, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, पी एंड एल के डेबिट में, ठीक है। ऐसे ही कुछ आइटम देखते हैं, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा फिर।
प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, सिर्फ वेजेस दिया है, वेजेस, तो वेजेस कहाँ डालेंगे हम? ट्रेडिंग में। ठीक है, वेजेस किसको पे किए जाते हैं? जो प्रोडक्शन में वर्कर रहते हैं, फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं, उनको जो सैलरी दी जाती है उसको वेजेस बोलते हैं। ठीक है। वेजेस आया तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, तो फैक्ट्री के खर्चे है। फिर आपको ये, अगर वेजेस एंड सैलरी ऐसा दिया है तो भी आप ट्रेडिंग में ही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आपको अगर सैलरी एंड वेजेस ऐसा दिखाई दिया तो आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पी एंड एल अकाउंट में। ठीक है, सिर्फ सैलरी तो पी एंड एल अकाउंट में। ये कुछ चीजें आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है। और मैंने आपको बेसिक फंडा बता दिया है। वेजेस जो होते हैं वो फैक्ट्री के वर्कर्स को पे करते हैं, और सैलरी ऑफिस स्टाफ के लिए। तो ये आपको याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी थर्ड आइटम देखते। रेंट, रेंट टू फैक्ट्री ऐसा दिया है तो आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग में। सिर्फ रेंट दिया है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पी एंड एल में। एंड रेंट टू गोडाउन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पी एंड एल में। आया समझ में आपको रेंट का भी? अभी एक और आइटम का है, हीटिंग एंड लाइटिंग। ऐसा दिया है तो आप हीटिंग पहले है तो ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। अगर लाइटिंग एंड हीटिंग है, लाइटिंग एंड हीटिंग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पी एंड एल में, पी एंड एल अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पी एंड एल में। इनडायरेक्ट खर्चे है। हीटिंग ज्यादातर कहाँ पे होती है? फैक्ट्री में यूज होता है मशीनरी के लिए, इसीलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट। लाइटिंग एंड हीटिंग दिया तो पी एंड एल, एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया तो भी पी एंड एल। अभी सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर ऐसा दिया है तो आप कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग में। फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी खर्चे हम ट्रेडिंग में लिखेंगे। ठीक है, अभी एक और बात बतानी है आपको, और ये आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए। बहुत से बच्चों को ये मालूम ही नहीं रहता। अभी ये बैलेंस शीट ऊपर में बताते बताते भूल गई। हमने बैलेंस, हाँ, यहाँ पे अभी ये देखो, आपको तो अकाउंट के तीन रूल, बेस गोल्डन रूल तो मालूम है। एक तो होता है पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल। ठीक है, अभी ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी एंड एल अकाउंट, ये जो है कौन से रूल फॉलो करते हैं? नॉमिनल अकाउंट के। नॉमिनल अकाउंट, ये देखिए, डेबिट क्रेडिट में भी आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ये ध्यान लगा के देख लीजिए, और कौन से भी इसमें कभी भी आपको पोस्टिंग के टाइम में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये आप ना एक थोड़ा सा ये समझ लीजिए, एकदम बेसिक है। ये चीजें आगे जाके बहुत फायदेमंद होगी। यहाँ पे देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी एंड एल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट की आपको ये मालूम भी होगा, बहुत से बच्चों को मालूम होगा। लेकिन कैसे यूज करना है कभी कभी नहीं पता होता। तभी देख लो, नॉमिनल अकाउंट के रूल फॉलो होते हैं।
नॉमिनल अकाउंट अपना उसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक है, वही रूल हम देख रहे हैं। डेबिट में हम एक्सपेंसेस डाल रहे हैं, क्रेडिट में इनकम डाल रहे हैं। ठीक है, अभी बैलेंस शीट, उसके ऊपर हम डेबिट क्रेडिट कभी भी नहीं लिखते, आपको पता है ना। अभी हम क्या करते हैं, लायबिलिटी लिखते हैं, लायबिलिटी एंड एसेट। बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता। अभी मैंने क्या बोला, डेबिट में हम क्या करते हैं, एक्सपेंस लिखते हैं। ठीक है, क्रेडिट में हम क्या करते हैं, इनकम। अभी यहाँ पे दो मैंने डेबिट, ये डेबिट छोड़ा है, यहाँ पे क्रेडिट छोड़ा है। अभी डेबिट में आप देखेंगे, बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी एंड एसेट्स दिए रहते, एसेट ऑलवेज कैरीज डेबिट बैलेंस एसेट, एंड क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी को होता है। आप बोलोगे कि यहाँ पे लिखा है, पहले तो डेबिट साइड में लिखा है लायबिलिटी एसेट, क्रेडिट साइड में ऐसा क्यों बोल रही है आप। तो पहले तो समझ लो, बैलेंस शीट को डेबिट क्रेडिट साइड नहीं रहती। आपको मालूम है, जो भी है रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल, मतलब रियल अकाउंट को हम एसेट का रूल फॉलो करते। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी एसेट होती है, अगर फैक्ट्री में आ जाती है तो उसको डेबिट देते हैं। अब अगर कोई भी एसेट परचेज की तो हम एंट्री क्या करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नहीं तो क्रेडिटर्स अकाउंट, ऐसा लिखते हैं। अगर एसेट सोल्ड की तो हम क्या करते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, नहीं तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इसका मतलब क्या, अगर एसेट परचेस करते तो बिजनेस में आ जाती है, और अब और एसेट हमने परचेस की तो फिर डेबिट देते। इसका मतलब एसेट को, एसेट ऑलवेज कैरी डेबिट बैलेंस एंड लायबिलिटी ऑलवेज कैरी क्रेडिट बैलेंस। अभी इतना सब मैं क्यों बता रही हूँ, ट्रायल बैलेंस रहता है, उसकी जो डेबिट, ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त दिया रहता है यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो नीचे बता देती हूँ मैं आपको। ट्रायल बैलेंस, एक तो यहाँ पे ऐसा एक मिनट, तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया पूरा। ट्रायल बैलेंस की अगर डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ऐसा दिया होता है आपको। नहीं तो अमाउंट के दो कॉलम दिए होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड के जो भी आइटम है, वो कहाँ पोस्ट होंगे, ये ध्यान लगा के देखिए। अभी ये देखिए, डेबिट साइड की हर आइटम आप कहाँ पोस्ट करेंगे, एक तो एसेट साइड, नहीं तो एक्सपेंस साइड। मतलब कौन से एक्सपेंस, एक तो वो पी एंड एल के डेबिट में जाएंगे, नहीं तो ट्रेडिंग के डेबिट में। ठीक है, नहीं तो वो एसेट साइड। ये दो ही तीन ही सिनारियो हो सकते। लेकिन क्रेडिट साइड में जो आइटम है, वो कहाँ डालेंगे आप, एक तो लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज, नहीं तो वो इनकम रहेंगी। और इनकम कहाँ डालते हैं हम, पी एंड एल, क्रेडिट एंड ट्रेडिंग, क्रेडिट। इसका मतलब क्या है, डेबिट साइड का हर आइटम एक तो एसेट होगा, नहीं तो एक्सपेंस होगा। ये दो ही सिनारियो होगा। क्रेडिट का आइटम,
एक तो लायबिलिटी होगा, इनकम होगा। अगर आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है हम डेबिट में डाले, क्रेडिट में डाले या एसेट में डाले, लायबिलिटी में डाले, ये कंफ्यूजन आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि आपको तो पता चल जाएगा एसेट कौन सी है, एक्सपेंस कौन सा है। रही दिक्कत लायबिलिटी एंड इनकम, इसका तो डिफरेंस पता चल जाएगा। बहुत बार क्या होता है, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज में कंफ्यूजन हो जाता है, एसेट एंड इनकम में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। एसेट और एक्सपेंसेस में कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं, और लायबिलिटीज एंड इनकम में भी कंफ्यूजन होने की कुछ बात नहीं है। हमको समझ में आ जाएगा ये लायबिलिटी है, ये इनकम है। कुछ कुछ आइटम ऐसे होते हैं फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है, वो आइटम मैं आपको बता दूंगी कैसे रिकॉर्ड करने हैं, क्या करने हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, डेबिट साइड का हर आइटम एक तो एसेट साइड जाएगा, नहीं तो एक्सपेंस साइड। क्रेडिट साइड का हर आइटम एक तो लायबिलिटी साइड जाएगा, नहीं तो इनकम साइड। इनकम साइड मतलब P&L के क्रेडिट में, नहीं तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी थोड़े बहुत आइटम है, मैं उसकी भी क्लियरिटी कर देती हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में बताया है, तो चलो आ जाइए टेक्स्ट बुक के पेज में अभी देखते हैं। जो ट्रेड एक्सपेंसेस करके है ना, उसके बारे में बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी यहाँ पे देखिए, आपको इम्पोर्टेंस पॉइंट कुछ दिए हैं, वो वन बाय वन देखते हैं हम। अभी जो भी है, एक इसमें है, कहाँ पे है, ये देखिए, ईच आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी इंक्लूडेड ओनली वंस इन फाइनल अकाउंट। अभी कभी भी देखना, जो ट्रायल बैलेंस के जो आइटम है वो एक ही बार रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, फाइनल अकाउंट में। दैट इज आइदर इन ट्रेडिंग और इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इन बैलेंस शीट, कहीं पे भी एक ही इफेक्ट आता है। ईच एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट फॉर अ सिमिलर अकाउंट अमाउंट। ठीक है, एडजस्टमेंट के जो आइटम होते हैं उसके दो इफेक्ट आएंगे, ट्रायल बैलेंस के आइटम के सिर्फ एक इफेक्ट आएगा। डेबिट बैलेंस ऑफ, ये देखिए यहाँ पे लिखा है थर्ड पॉइंट, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी अपियर ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ, फोर्थ पॉइंट क्या है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस विल अपियर ऑन क्रेडिट साइड ऑफ, यहाँ पे जो डेबिट साइड का जो डेबिट बैलेंस जो होते हैं, एक तो आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ये डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ठीक है, नहीं तो एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड का ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट साइड होता है उसके आइटम हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं तो लायबिलिटी साइड में ही कैपिटल अकाउंट हम क्रिएट करते, कैपिटल अकाउंट और ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत क्लियर कट दिया है कैसे कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, सैलरी एंड वेजेस आर, सैलरी एंड वेजेस आर गिवन एज अ सेपरेट आइटम। वेजेस कहाँ पे शो करते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, भाई सैलरी कहाँ पे शो करते हैं, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, अगर सैलरी एंड वेजेस अगर सेपरेट सेपरेट दिए हैं, तो वेजेस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, एंड सैलरी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। इफ wages and salary wages and salary is show on debit side of trading account, and if item, हम वेजेस एंड सैलरी दी तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अगर सैलरी एंड वेजेस दिए तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, ये सब मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें नया कुछ नहीं था। लेकिन ये सिक्स जो है अभी सिक्स पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इफ ट्रायल बैलेंस कंटेन ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस, क्या बोला है उन्होंने, ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस कंटेन है, तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। ध्यान से देखो, जो अभी ट्रेड एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस है, ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट।
लेकिन इफ ट्रायल बैलेंस कंटेन ट्रेड एक्सपेंसेस भी दिया है एंड अल्सो अदर एट, एक मिनट, यहाँ पे ये नहीं आएगा, एंड sundry expense, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंस। कौन कौन से एक्सपेंसेस है देखो, अगर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। लेकिन ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंसेस भी है, नहीं, ट्रेड एक्सपेंसेस है एंड दूसरे एक्सपेंसेस कौन कौन से, ये चारों में से कोई भी एक है। चार मतलब कौन से, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंस एंड मिसलेनियस एक्सपेंस है। ये चारों में से एक भी एक्सपेंस है ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ, तो ट्रेड एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेड एक्सपेंस इज शो ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। हर बार आप चेक करेंगे, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है तो हम कहाँ डाल देंगे, P&L के डेबिट में। लेकिन ट्रेड एक्सपेंस भी दिया है, नहीं तो उसके साथ सेंट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये चारों में से एक कौन सा भी एक्सपेंस भी दिया है तो हम क्या करेंगे, वो तो एक्सपेंस ऑब्वियसली पी एंड एल में जाएगा, तो ट्रेड एक्सपेंस हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। अभी जो भी है, बहुत बार एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट शुड बी इफेक्ट, एक मिनट, हम ये ये हम बाद में देखेंगे, डिस्काउंट वगैरह ये सब है। अभी यहाँ पे देखिए, क्लोजिंग, डायरेक्ट 11 पॉइंट देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, तो उसमें अगर दो अमाउंट है, एक तो कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ये दो प्राइस दिए है, तो दोनों में से कौन सी लेनी है, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम है वो लेनी है हमको क्लोजिंग स्टॉक करके, ठीक है। अभी यहाँ पे ये 7th 8 एंड 9 में छोड़ रही हूँ और 10 भी छोड़ रही हूँ, ये बाद में आपको बताऊंगी। इसमें सिर्फ 7th में ये बताया है जो बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, हमको बाकी के एडजस्टमेंट करने के बाद वो दिखाने हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम करते करते मैं समझा दूंगी, अभी आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिर्फ याद कौन सा रखना है, 6 पॉइंट मैंने नया बताया, वो 6 याद रखना है ट्रेड एक्सपेंसेस का, ये बाकी तो सब बताया था, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के जो आइटम होते हैं एक बार पोस्ट होंगे, एडजस्टमेंट में जो आइटम दिए होते हैं, जो एडजस्टमेंट दी होती है उसके दो इफेक्ट आएंगे, एंड अगर आप, हाँ ये तो बाकी का आपको पता है, ठीक है। हम नीचे जाएंगे अभी। अभी आपको तो ये पता है कि जो डेबिट साइड के आइटम है, एक तो एसेट साइड में जाएंगे, नहीं तो एक्सपेंस साइड में। एक्सपेंस मतलब पी एंड एल के डेबिट में, नहीं तो ट्रेडिंग के डेबिट में। क्रेडिट का आइटम लायबिलिटी में जाएंगे, नहीं तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, एंड इसके ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, नहीं तो पी एंड एल के क्रेडिट साइड। लेकिन एक दो आइटम ऐसे है कि जिसका थोड़ा बहुत हमको अभी देखना पड़ेगा कैसे करते हैं, ठीक है। मैं आपको है ना एक इलेस्ट्रेशन दिखाती हूँ, शायद वो इलेस्ट्रेशन नंबर 3 है, एक मिनट, उसके जो आइटम है मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन, थोड़ा बहुत जो, हम्म, यहाँ पे एक देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, डेबिट साइड के हर आइटम एक तो एसेट में जाएंगे, नहीं तो ट्रेडिंग डेबिट, नहीं तो क्रेडिट में जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे, एक मिनट है, मैं हाइलाइटर का कलर चेंज कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड, नहीं तो लायबिलिटी साइड। अभी आपको यहाँ पे आरडीडी दिखाई दे रही है, ठीक है। आरडीडी के अमाउंट कितनी है, 1800। अभी ये तो ना अपनी लायबिलिटी है, आरडीडी मतलब क्या है, जो प्रोविजन है, प्रोविजन की थी, बैड डेब्ट्स जो हो जाते हैं उसके लिए प्रोविजन की थी, कितनी प्रोविजन की थी, 1800,
वो पिछले साल की प्रोविजन थी, उसमें से बचे हुई अमाउंट है। ये तो इनकम नहीं है अपना। लेकिन अभी क्रेडिट साइड में दिखाया है, लायबिलिटी भी नहीं दिखा सकते। लायबिलिटी मतलब ये पिछले साल का बचा हुआ है प्रोविजन, उसको हम लायबिलिटी नहीं बोल सकते। थे इसका इफेक्ट क्या करेंगे? ये तो क्या करेंगे हम, ये जो आरडीडी है 1800, इसका इफेक्ट क्या करेंगे? बैड डेट 1000 दिया है, अभी इसमें से ये माइनस करेंगे 1800, और जो नीचे अगर बैड डेट्स में न्यू आरडीडी है वो प्लस करेंगे, न्यू प्रोविजन है। अभी क्या है, 1800 में से ही हमने ये बैड डेट्स दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, पी एंड एल के डेबिट में बैड डेट में से ये, इसको क्या बोलेंगे हम? ओल्ड आरडीडी बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? ओल्ड आरडीडी। ये जो है हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैड डेट्स के, मतलब पी एंड एल के डेबिट में बैड डेट्स रिकॉर्ड करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे। अकाउंट में एक तो क्या होता है, एक तो आप क्रेडिट में दिखाओ, नहीं तो डेबिट में से माइनस करो, दोनों सेम हो जाते हैं। ये एक अलग आइटम था, ठीक है। ये आरडीडी का आप याद रखो। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये 2 है ना? बहुत अच्छा है ये इलस्ट्रेशन। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, 3 नहीं है, शायद 8 है वो। हम्म, यहाँ पे देखो, अभी ये जो है कौन कौन सा आइटम है देखो। प्रोविडेंट फंड, एक तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड है? डेबिट साइड में 8 लाख रुपीज बोले है। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ये कहाँ पे है? 1 लाख रुपीज। प्रोविडेंट फंड कहाँ पे रिकॉर्ड है? क्रेडिट साइड में 2 लाख, 2,80,000। एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ है? क्रेडिट साइड में, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बोला, डेबिट साइड के आइटम कहाँ पे जाते हैं? एक तो पी एंड एल डेबिट, ट्रेडिंग डेबिट, नहीं तो एसेट साइड में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, और क्रेडिट के कहाँ जाते हैं? लायबिलिटी, नहीं तो ट्रेडिंग क्रेडिट, पी एंड एल क्रेडिट। थोड़ा थोड़ा का भी ये देखिए, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अपनी एसेट है तो हम एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये तो मैं आगे लिखती हूँ। ये कहाँ डालेंगे? एसेट साइड में, ठीक है। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, अभी जो प्रोविडेंट फंड होता है उसमें कंपनी भी कुछ कंट्रीब्यूशन, कंपनी की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन करती है, तो वो जो है उसका एक्सपेंस होता है, इसीलिए हम ये कहाँ डालेंगे? पी एंड एल के डेबिट में, ओके। प्रोविडेंट फंड, ये प्रोविडेंट फंड हम किसको देते हैं? वर्कर्स को देते हैं। तो वर्कर्स को अगर प्रोविडेंट फंड देते हैं तो कंपनी के लिए ये लायबिलिटी होती है, इसीलिए ये प्रोविडेंट फंड कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? लायबिलिटी साइड। ये देखिए, मैंने क्या क्या समझा आपको। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट किया तो वो कंपनी के लिए एसेट हो गई, ठीक है। इसमें जो किया है वर्कर्स के लिए होता है तो वो एसेट ही होती है। लेकिन प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? पी एंड एल के डेबिट में। प्रोविडेंट फंड कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? लायबिलिटी में। अभी यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ पे दिया है? 42,000 कहाँ पे रिकॉर्ड किया है? क्रेडिट साइड में। तो ये क्रेडिट साइड में तो आपको लगेगा कि इनकम है। प्रोविडेंट फंड का जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम होता है, और इंटरेस्ट जो मिलता है वो ऑब्वियस है, इनकम होता है। लेकिन जो इंटरेस्ट मिल रहा है प्रोविडेंट फंड के इन्वेस्टमेंट पे, वो कंपनी को नहीं मिलेगा, वो प्रोविडेंट फंड में ऐड हो जाता है, ठीक है।
वो वर्कर्स को मिलेगा, कंपनी का उसका कुछ भी फायदा नहीं है। एक तरफ से बोला जाए तो ये लायबिलिटी है कंपनी के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये 42,000 क्रेडिट में, किसी भी P&L क्रेडिट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हालांकि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से दिया है, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते, क्रेडिट में P&L के। लेकिन यहाँ पे 42,000 क्रेडिट में दिए है, लेकिन वो हम वहां पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे। हम क्या करेंगे, ये प्रोविडेंट फंड के अमाउंट कितनी दी है, 2,80,000, उसमें ये इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे 42,000 लायबिलिटी साइड में। तो आप इतना याद रखिए, ये जो चार जो है आइटम, ये बहुत आप एक बार, यही सिर्फ थोड़ा सा अलग है, बाकी कुछ फाइनल अकाउंट में कुछ भी अलग नहीं है। अगर एग्जाम में आ जाते हैं इसके ऊपर, तो आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट में डालना, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन हम कहाँ पे डालेंगे, P&L के डेबिट में डालेंगे, प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी में डालेंगे, एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ पे डालेंगे, लायबिलिटी साइड में जो प्रोविडेंट फंड हमने रिकॉर्ड किया है उसमें ऐड करेंगे। इतना ही आज के लिए, अभी इतना ही। अभी नेक्स्ट बैलेंस वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी इतनी ही रिवीजन आप बार बार कीजिए तो हो जाएगा, बहुत आसान है फाइनल अकाउंट। ठीक है, ओके, गुड बाय।